करते हैं और शो का अंतिम पड़ाव जहां पर हम दर्शकों के सवालों के जवाब देते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और सवालों का तांता एक बार फिर से लग गया है क्योंकि आप जवाब देने वाले हैं और इस कड़ी में कृष्ण कौशिक हमारे पहले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार मैडम, बढ़िया, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैडम, मैं यूपी से बोल रहा हूँ। बताइए। जी मैडम, मेरा एक्सिस का एक एक्सिस फोकस 25, बाकी तो मैंने आपको डिटेल दी है। एक्सिस फोकस है, एसबीआई फोकस है और टाटा डिजिटल इंडिया है और कोटक स्मॉल कैप और मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स 500। ठीक है, ठीक है। तो बाकी तो मुझे लग रहा है कि बाकी तो फंड ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है। खैर आईटी इंडेक्स वाला तो खैर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर मेरा एक दो ही मेन सवाल है। एक तो मुझे चाहिए कि इंटरनेशनल फंड, ठीक है, अगर आप लोग बोले तो, और दूसरा एक्सिस फोकस 25 में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि मैं लगभग 5 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओह ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो पंकज जी, एक्सिस 25 की हम बात करते हैं। एक्सिस फोकस 25 में इनको क्या करना चाहिए? जो ओवरऑल इनका फंड मिक्स है उसके मुताबिक क्या कोई बदलाव? जी कविता, नमस्कार। देखिए, यहाँ पर एक बात तो यह है कि दो फोकस फंड हैं इनके पास, एक एक्सिस फोकस 25 और साथ ही एसबीआई फोकस फंड। तो जैसा आप कह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो मेरी सलाह यही होगी कि वहां से आप एग्जिट कर लें, तो उसकी जरूरत आपको नहीं है। ऑलरेडी एक फोकस फंड है। साथ ही आपने भी शुरुआत में कहा कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड, अब ये क्योंकि सेक्टोरल फंड है और आप देख रहे हैं कि सेक्टर फंड में समय समय पर इस तरह की चीजें दिखाई देंगी कि कभी बहुत ज्यादा गिरावट है मार्केट के मुकाबले में। तो मेरी सलाह यहां पे आपको ये होगी कि अगर नजरिया आपका मान लीजिए लंबा है, आप डाइवर्सिफाइड फंड्स रखें अपने पोर्टफोलियो में, वो बेहतर रहेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आईटी सेक्टर आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से आपका नजरिया है, मेरी सलाह तो ये होगी कि आप डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करें। तो फोकस फंड से निकल जाएं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड में भी आप एसआईपी यदि बंद कर दें आगे के लिए तो बेहतर होगा। जितना किया हुआ है उतना रहने दें। उसकी जगह पर आप, जैसा आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल फंड, तो इंटरनेशनल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड, इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि आपके पास स्मॉल कैप फंड है और नजरिया भी आपका 10 साल का है, पर ध्यान रहे कि स्मॉल कैप फंड्स में उतार चढ़ाव की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये देखें कि आपकी जोखिम सहने की क्षमता कितनी है, और कभी ज्यादा गिरावट आए तो क्या आपको कोई दिक्कत ज्यादा तो नहीं होगी, तभी आप रखें। अदरवाइज तो स्मॉल कैप की जगह पे मिड कैप शामिल करें या फिर एक मल्टी कैप फंड करें तो वो बेहतर रहता है। तो दो स्कीम तो आपको डेफिनेटली मैंने ऐसा कहा कि वहां बदलाव करने चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा पोर्टफोलियो को और बैलेंस करेंगे तो बेहतर रहेगा। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं कौशिक साहब? जी, ये मोतीलाल इंडेक्स फंड जो है मेरा 500, ये कैसा है? बिल्कुल, ये अच्छा फंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक भी फोन लाइन पर हैं, प्रशांत जैन। नमस्कार। चलिए इनकी कॉल ड्रॉप हो गई है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, इनका पोर्टफोलियो हालांकि आपके पास होगा और इन्होंने फंड्स के नाम दे रखे हैं जिसमें एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी है, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी है, एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग है और ये 7 साल से शायद निवेश कर रहे हैं और लगभग 24,70,000 इनकी निवेश वैल्यू है, ये कह रहे हैं। 8,000 की एसआईपी है जिन फंड्स के नाम बताए हैं और रिटायरमेंट के लिए एलआईसी में ये कोई पॉलिसी है जिसमें ये 21,000 रुपये डाल रहे हैं। इनकी फ़िलहाल उम्र 38 साल की है और निवेश का नज़रिया तो इनका लंबा है। और फ़ोन लाइन पर हमारे साथ ये है नहीं अभी तक, है ना? क्या प्रशांत जैन फ़ोन लाइन पर है मेरे साथ? इन्हें ये भी जानना है कि किसी इंडेक्स फंड में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं। जीवन अमर, जीवन लाभ, जीवन शांति, ये तीनों इन्होंने शायद ले रखी है रिटायरमेंट के लिहाज से। पंकज जी। जी कविता, देखिए, आप तो एग्री करेंगे कि इतना लंबा वक्त हो तो आपको पैसे की ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। आप सेविंग्स कर रहे हैं पर वो सेव किया हुआ पैसा अगर बढ़ेगा नहीं
तो फिर रिटायरमेंट के वक्त आपके पास शायद जो डिजायर्ड अमाउंट है, जितना चाहिए उतना इकट्ठा नहीं हो पाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप ये कह रहे हैं कि 21,000 रुपये आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में, वो भी ट्रेडिशनल प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और 8,000 रुपये आप इक्विटी फंड्स में कर रहे हैं, तो होना उल्टा चाहिए था। आप टर्म इंश्योरेंस लेते, 8,000 का प्रीमियम भरते और बाकी पैसा आप लंबे समय के लिए इक्विटी में निवेश करते, तो आपको बेहतर रिटर्न मिल पाते। तो अगर हो सके तो इस सलाह पर जरूर ध्यान दीजिए। मैं ये तो डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम है बहुत सारी बातें यहां पर यह बात जरूर है कि लंबे वक्त में पैसा सेव करना है, पर वो बढ़ना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज हैं वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना नहीं है। जहां तक म्यूचुअल फंड्स का सवाल है कि 8,000 रुपये महीना कर रहे हैं, उसमें से 2 आपके पास आईटी सेक्टोरल फंड हैं, एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड और साथ ही आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड, और एक है आपके पास एचडीएफसी रिटायरमेंट स्कीम। तो यहां पर एचडीएफसी रिटायरमेंट सेविंग्स फंड जो है, इसमें आप बने रहें। लेकिन टेक्नोलॉजी फंड में भी अगेन, क्योंकि नजरिया लंबा है, मैं कहूंगा कि डाइवर्सिफाइड फंड, वहां पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह के फंड्स रहें तो बेहतर है, क्योंकि उन फंड्स में टेक्नोलॉजी भी कवर हो जाएगा। तो यहां से यदि आप एग्जिट करें या अपनी एसआईपी स्टॉप कर दें तो बेहतर होगा। और इंडेक्स फंड जैसा आपने कहा, उसमें निवेश करना चाहिए। निफ्टी 100 इंडेक्स फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। तो ये होगी सलाह आपको। तो अगर ये हो सके कि आपका जो इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसी में, उसे कम कर सकें तो ये बेहतर रहेगा। ऑनलाइन पर होते तो शायद और विस्तार से इनके सवाल पर हम बात कर सकते हैं। बहरहाल आपने सलाह तो उनको सभी दे ही दी है, उम्मीद करते हैं कि इनको समझ में आ जाए। अनिल शर्मा साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। कैसे हैं सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मैडम रुड़की उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैं देख सकती हूँ आपने सारे एसबीआई के ही फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। जी मैडम, मेरे पास 15,000 रुपए की एसआईपी है और वो एसबीआई की है। केवल एसबीआई के फंड्स ही क्यों सर? मैडम आप बता दीजिए अगर इसमें कोई चेंज करना। एक्चुअली मैंने अभी 6 महीने पहले ही उसमें आया हूँ। मेरा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट था इससे पहले एलआईसी में। हाँ। और इसी तरीके के मैं अभी इसमें थोड़ा डर लग रहा था बाकी उसमें, तो इस वजह से मैं एसबीआई से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप वहाँ पे काम तो नहीं करते या आपका सेविंग्स बचत खाता तो नहीं है इधर पे? मैं बचत खाता तो है, पर मैं तो टीचर हूँ बेसिकली। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने कहा कि अभी तक आप ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स में ही निवेश करते थे या पैसे लगाते थे, जिसमें आपने कहा कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है एलआईसी की, वो खत्म हो गई है कि अभी भी आपकी राशि जा रही है उसमें? नहीं मैडम, वो चल रही है, कंटिन्यू है वो मेरी। कब खत्म हो रही है वो तो मेरी रिटायरमेंट के टाइम पर मतलब मेरी एज इस समय 48 ईयर्स है। तो वो 60 साल के बाद की तक चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म की एलआईसी है वो। चलिए, उसकी डिटेल्स आप मुझे बाद में दीजिएगा, लेकिन फिलहाल जो आपने 6 महीने पहले जो ये एसबीआई के फंड्स में निवेश किया है, 15,000 रुपये की आप एसआईपी कर रहे हैं, इस पर बात कर लेते हैं। 12 साल में आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, है ना सर? तो जी हाँ, मैं कंफर्म कर रही हूँ, यही है ना आपका लक्ष्य? जी जी जी, यही है मेरा, यही है। चलिए पंकज जी, समय कम है, लेकिन क्या सलाह होगी अनिल जी के लिए? जी शर्मा जी, पहली बात तो यह है कि एक ही फंड हाउस की सभी स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर फंड हाउस की अपनी फिलॉसफी होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। आप डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो अलग अलग फंड हाउसेस की स्कीम होनी चाहिए। और दूसरी बात, यदि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तो आपको राशि बढ़ानी होगी। आप 21,000 रुपया महीना निवेश करें अभी से, और फिर हर साल इसको 10% से बढ़ाते रहें। तब यदि 12% का रिटर्न आपको यहां मिलता है, जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं, तो आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर पाएंगे। यदि 15,000 रुपया जो कर रहे हैं उससे करेंगे तो लगभग 46 लाख रुपए आपके इकट्ठे हो पाएंगे। तो अमाउंट बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाइए, ताकि आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकें। अब स्कीम्स का सवाल जहां तक है, वहां मैं सलाह दूंगा कि इसमें से एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, उसे कंटिन्यू करें। बाकी स्कीम आप बदल लें। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, और साथ ही निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो एक स्कीम एग्जिस्टिंग में से और 3 मैंने नहीं बताई हैं। आपका पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। इसके साथ आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए आगे बढ़ेंगे और सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर।
बताएं पंकज जी, आपका गुरु मंत्र क्या है आज के लिए? देखिए, निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो को टाइम टाइम पर रिव्यू जरूर करना चाहिए, लेकिन पेशेंस होना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी स्कीम्स बदल लेते हैं। हर स्कीम की परफॉर्मेंस हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, तो आपको उसकी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह से उसको रिव्यू करना होगा, इवेल्युएट करना होगा। नहीं तो कई बार देखा होगा आपने, आप किसी लाइन में खड़े होते हैं और देखते हैं बाजू की लाइन बहुत तेज चल रही है, आप बदलते हैं और बाद में आपकी लाइन जो होती है वो फास्ट चलने लगती है। वही इन्वेस्टमेंट में कई बार देखा गया है कि आप स्कीम चेंज करते हैं और मालूम चलता है कि जहां अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही थी वहां उतनी अच्छी नहीं रही, बल्कि जिसमें आप थे वो बेहतर कर रही है। तो सिर्फ रिटर्न्स नहीं, बाकी उसका पोर्टफोलियो है या लॉन्ग टर्म में किस तरह से परफॉर्म किया गया है, उस फंड मैनेजर ने बाकी जो दूसरी स्कीम्स है वहां पर किस तरह की परफॉर्मेंस दिलाई है, उन सब बातों को भी ध्यान में रखें। पेशेंस जरूर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट में। चलिए, इसी के साथ समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी सहायता की है। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से वो नंबर जहां पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। सवाल आप क्या भेजेंगे? आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को लेकर सवाल पूछना है, कोई आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, या आपको अपने किसी आर्थिक लक्ष्य के लिए रणनीति हमसे चाहिए हो, टैक्स को लेकर सवाल, क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाना कैसे हो, लोन अगर आपके ऊपर है जिसका आप निपटारा करना चाहते हैं, तो हमारे शो पर हम ये तमाम सवाल शामिल करते हैं और हमारे एक्सपर्ट आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ये नंबर है और हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवालों का। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।